गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल का सॉल्यूशन देखेंगे। जैक बोर्ड का जो 2022 से 2013 तक का था वो हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी हम लोग सॉलिड स्टेट और पॉलीमर का हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स का। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जो था उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे 2022 का हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को 2022 का देखना है। 2000। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो जब विटामिन डी का जब डेफिशिएंसी होगा तो कौन सा डिजीज होगा, ये क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है विटामिन डी का जो दूसरा नाम है जिसको हम कॉमन नेम भी बोलते हैं वो क्या है, विटामिन डी, एरोकोल और सेफिरॉल और एंटीरेक्टिक विटामिन ऑफ सनसाइन विटामिन। तो हम लोग इसको विटामिन डी जो है वो मिलता कैसे है, सनसाइन से मिलता है। तो सनसाइन से मिलता है तो इसीलिए हम लोग इसको सनसाइन विटामिन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं, सनसाइन विटामिन है ये। तो और अगर एग्जाम में अगर मेरे से पूछता है कि इसका क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या सोर्सेज है, तो फिश है, लिवर ऑयल है, कॉड लिवर ऑयल है, मिल्क है, एग्स है, ये सब क्या सोर्सेज है जहां से हमको विटामिन डी जो है वो क्या कर सकता है, मिल सकता है। और एक सोर्स तो हम लोग ऐसे ही मालूम है, क्या, धूप से मिलेगा। तो इसके कारण जो डेफिशिएंसी डिजीज होगा वो कौन कौन सा, रिकेट्स हो सकता है। तो रिकेट्स में होता क्या है, सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बोन्स होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। इन चिल्ड्रन कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। तो ये जो विटामिन डी है ये क्या करेगा, ये कैल्शियम को भी कंट्रोल करेगा और साथ में फॉस्फोरस का भी मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो हम लोग एग्जाम में सिंपली बस हम लोग लिख देंगे कि यार क्या होगा, रिकेट्स होता है, केवल रिकेट्स लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जैक बोर्ड में हमेशा मिलता है देखने के लिए। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सबसे पहला जो है वो लैक्टोज है। तो लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज बेसिकली जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर है ये, मिल्क शुगर। और लैक्टोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, लैक्टोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, और दूसरा जो है वो कौन सा है, माल्टोज। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लैक्टोज का करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ग्लूकोज प्लस क्या मिलेगा, गैलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस क्या मिलेगा, गैलेक्टोज और माल्टोज। अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोल जो मिलेगा वो क्या चीज का मिलेगा, हमको ग्लूकोज का मिलेगा। तो ग्लूकोज प्लस क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। हम लोग को एग्जाम में हम लोग को इससे मतलब नहीं है, जैक बोर्ड में तो मतलब नहीं है कि हम लोग अल्फा डी मिलेगा कि बीटा डी मिलेगा या फिर क्या मिलेगा। यहाँ पे जैक बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो वो केवल 3 क्वेश्चन में से पूछेगा। एक तो लैक्टोज पूछ सकता है, एक माल्टोज पूछ सकता है और एक सुक्रोज पूछ सकता है। सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमको क्या देगा, ग्लूकोज देगा, साथ में क्या देगा, हमको फ्रुक्टोज देगा। केवल जैक बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो 110% है कि ये इसी 3 में से एक आएगा हाइड्रोलिसिस करने के लिए। लैक्टोज आएगा, या तो माल्टोज आएगा, या तो क्या आएगा, सुक्रोज आएगा, या तो क्या आएगा, सुक्रोज आएगा। तो ये सब है जो मेरे से पूछा जा सकता है। यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं होता है, जल्दी यहाँ पे जल्दी ये नहीं पूछा जाएगा, दूसरा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी में बस इतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी में हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, लैक्टोज पढ़ना है, माल्टोज पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सुक्रोज पढ़ना है, बस 3 पढ़ना है। और तीनों को का प्रोडक्ट हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि किसमें क्या क्या निकलेगा। क्लियर। नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे 2020 का देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे एमसीक्यू आ गया, तो बायोमोलिक्यूल से हमको एमसीक्यू भी देखने मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है इससे। तो ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ, तो हम लोग को मालूम है ग्लूकोज में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, C6H12 और क्या होता है, O6 होता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो 1 2 3 और ये कितना 4, और यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड OH, इधर साइड OH OH और यहाँ पे क्या होगा, H H H H और इधर क्या लग जाएगा, CH2OH। क्लियर। तो यहाँ पे
हमको क्या मिल रहा है, पूछा गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्लूकोज जो है वो क्या चीज का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जो हमको देखने मिल रहा है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे हर एक में एल्डो है, एल्डो है, एल्डो है। तो हम लोग इससे तो नहीं पहचान सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इसमें कार्बन देखेंगे, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सोज लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा, एल्डो हेक्सोज होगा। एल्डो पेंटोज नहीं हो सकता है, एल्डो पेंटोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो है वो कितना है, 6 कार्बन एटम है, टोटल 6 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे पेंटोज नहीं हो सकता है, टेट्रोज होगा नहीं, क्योंकि 4 कार्बन का बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, मेरा करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट है। ग्लूकोज जो है वो एग्जांपल है किस चीज का, एल्डो हेक्सोज। अगर क्वेश्चन अगर वो मेरे से अगर पूछता फ्रुक्टोज का, अगर क्वेश्चन अगर फ्रुक्टोज का बोलता, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज बोलेंगे, कीटो हेक्सोज बोलेंगे। क्यों कीटो हेक्सोज बोलेंगे, क्योंकि वहां जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, कीटोन होगा। और ग्लूकोज के केस में जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, राइट द सोर्स ऑफ विटामिन ए। हमको विटामिन ए का सोर्स हमको क्या करना है, लिखना है। तो क्या क्या सोर्स है विटामिन ए का सोर्स, एनसीईआरटी में एक्चुअली एक चार्ट ही बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, उसी से ही आता है ये सब क्वेश्चन। तो सोर्स क्या क्या है इसका, मिल्क हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, बटर हो गया, कैरेट्स हो गया, ग्रीन लीव्स है, टोमेटोज है, एग्स है, ये सब एग्जाम्पल है। तो हम लोग एक दो सोर्स लिख देंगे, हम लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं है बहुत सारा, हम लोग बस 2 3 1 2 हम लोग लिख देंगे, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 3 लेटर सिंबल ऑफ द अमीनो एसिड प्रोलीन। प्रोलीन जो है वो क्या है, एक अमीनो एसिड है, और हमको उसका क्या करना है, 3 लेटर हमको क्या करना है, बताना है। तो 3 लेटर जो होता है इसके लिए रिप्रेजेंटेशन जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, PRO यूज करते हैं। तो इसका 3 लेटर लिखना था, तो बस क्या होगा, PRO होगा, PRO होगा। तो आंसर PRO हो गया। ये चार्ट लिए हैं, इस चार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, ल्यूसाइन है, आइसोल्यूसाइन, आर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और जो भी स्टार मार्क लगा हुआ है वो सब क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको अलग से लेना पड़ेगा, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, उसका रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग डाइट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको लेंगे। तो कौन सा, जैसे वेलिन हो गया, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, आर्जिनिन, लाइसिन, ये सब क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। और जो नहीं है वो कौन सा है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो हम लोग के बॉडी में खुद ब खुद क्या होगा, सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे सबका रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे 3 लेटर सिंबल है। अगर ग्लाइसिन होगा तो ग्लाइसिन है तो GLY लिखेंगे। एलानिन अगर आ गया, अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पे ALA लिख देंगे। वेलिन है तो वहां पे क्या लिख देंगे, VL लिख देंगे। ल्यूसाइन है तो LEU लिख देंगे। अगर आइसोल्यूसाइन है तो ILE लिख देंगे। अगर आर्जिनिन है तो ARG लिख देंगे। अगर लाइसिन है तो लाइसिन के लिए LYS लिख लेंगे। अगर ग्लूटामिक एसिड है तो GLU लिख देंगे। एस्पार्टिक एसिड है तो ASP लिख देंगे। तो इस तरीके से हमसे क्या कर सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी अमीनो एसिड दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो था वो था प्रोलीन का था, तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, PRO लिखेंगे। नेक्स्ट ये भी चार्ट है, यहाँ पे ग्लूटामिन है, ठीक है, ग्लूटामिन है, एस्पार्जिनिन है, थ्रियोनिन है, सेरिन है, सिस्टीन है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 3 लेटर, ये यूज करेंगे 3 लेटर, ये है। और हम लोग को जो क्वेश्चन जो दिया गया था वो प्रोलीन का दिया गया था, ये दिया गया था प्रोलीन। तो इसके लिए यहाँ पे 3 लेटर जो होता है वो क्या होता है, PRO। और बाकी ये सब देख लेना है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, मेंशन देयर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन। यहां पे पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, और उसका 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हमको क्या करना है, डिस्कस हमको करना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड बोलते किसको हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते किसको हैं, तो न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। जैसे जो भी लिविंग सेल्स होता है उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और वही न्यूक्लियस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। क्या चीज का ट्रांसमिशन करेगा, इनहेरेंट कैरेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल को क्या करता है, वो ट्रांसमिट करता है।
So the particles in nucleus of the cell responsible for heredity are called chromosomes. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। और हम लोग जानते हैं कितना 23 पेयर्स होता है, which are made up of proteins। और ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्या चीज से बना होता है? ये क्रोमोसोम्स जो बना हुआ होता है वो किस चीज से होता है? प्रोटीन से। एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है डीएनए होता है और दूसरा जो होता है वो आरएनए होता है। तो दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो पहला जो है वो कौन सा है? डीएनए। हो सकता है एग्जाम में इसका फुल नेम भी अगर लिखने के लिए आ जाए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? आरएनए। इसको हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो टोटल जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो होता है, एक डीएनए होगा और दूसरा जो होगा वो आरएनए। डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और अगर आरएनए है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर? ये हो गया। सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स, न्यूक्लिक एसिड बेसिकली एक तरह का क्या है? पॉलीमर है। तो वो क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, so they are also called polynucleotides। तो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग दूसरे नाम से भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाम से भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। अब यहां पे बात है कि फंक्शन पूछा गया था, दो फंक्शन पूछा गया था। तो क्या क्या फंक्शन है? तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है? रेप्लिकेशन है। और दूसरा जो फंक्शन है वो क्या चीज है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। तो सबसे पहला रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स टू सिंथेसाइज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। एग्जैक्ट कॉपी बना देगा। एग्जैक्ट जैसे जो भी चीज है, जैसे मान लेते हैं कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग का एग्जैक्ट क्या करेगा? वो कॉपी बना देगा। तो वहां पे क्या होगा? वो रेप्लिकेशन कर सकता है। आरएनए क्या कर सकता है? रेप्लिकेशन कर सकता है। तो और यहां पे क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो द डीएनए मॉलिक्यूल्स इज द सेल न्यूक्लियस होल्ड द कोड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां पे ये क्या कर सकता है? न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। तो जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या है? सेल न्यूक्लियस है। वो क्या करता है? कोड को रखता है। कोड को क्या करेगा? रखेगा, ताकि उससे क्या करेगा? वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ताकि वो क्या कर सकता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। तो द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कोडेड इन डीएनए इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसेस। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और वो क्या रहता है? कोडेड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी सीक्वेंस में रहेगा। तो वहां पे क्या होगा? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वही बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। रिपीट जैसे हम लोग जानते हैं ना, जैसे एडजीसी होता है। एडजीसी मतलब एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये सब क्या है? ये सब डीएनए का क्या है? बेसिस है। डीएनए का आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टू स्टेप्स। तो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए हम लोग को दो स्पेसिफिक स्टेप्स करना पड़ता है। तो कौन कौन सा है? एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो हम लोग को इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग बस एग्जाम में बस हम लोग लिखेंगे रेप्लिकेशन का लिखेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस का थोड़ा सा हम लोग बस लिख देंगे। बस हम लोग को मतलब नहीं है कि इस तरीके से हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब नहीं हम लोग को। अब हम लोग देखेंगे 2019। तो सबसे पहला यहां पे क्या है? बेरी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो बेरी बेसिकली जो होता है वो नर्वस सिस्टम का क्या होता है? ये डिजीज होता है। विटामिन बी1 के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमिन या फिर एन्यूरिन, जिसका दूसरा नाम क्या है? एन्यूरिन। तो बेरी जो होता है वो विटामिन बी1 के कमी से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइमिन बोलते हैं। बेसिकली बेरी जो होता है वो नर्वस सिस्टम का डिजीज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज। वहां पे बोला था कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है कि एल्डोपेंटोज है कि एल्डोटेट्रोज है या फिर नॉन ऑफ दीज है। तो वहां पे हम लोग एल्डोहेक्सोज मार्क किए थे, तो यहाँ पे एल्डोहेक्सोज में क्या लिख देंगे? ग्लूकोज लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो होता है मेन वो कौन सा होता है? एल्डिहाइड, CHO। क्लियर? तो क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका है, बस उसका क्या है? अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस क्या देता है हमको? ग्लूकोज देगा प्लस क्या देगा? गैलेक्टोज। तो क्वेश्चन बस क्या करेगा? वो घुमा फिरा के बस क्या करेगा? वो एक ही चीज को बार बार वो पूछते रहेगा। नेक्स्ट 2018। तो सबसे पहला क्वेश्चन एंजाइम्स आर।
तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो एंजाइम्स आर, तो ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि उसमें भी हम लोग को पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री में भी हो सकता है, तो हम इसमें लिए हैं। तो यहाँ पे एंजाइम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। एंजाइम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन्स होता है जो रिएक्शन को क्या करेगा, कैटलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के कारण कौन सा डिजीज होगा, तो विटामिन के का अगर कमी होगा तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉट होगा वो उसका जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, वो जल्दी क्या करेगा, क्लॉट नहीं करता है। तो विटामिन के के कारण क्या होगा, हेमरेज एंड लेंथनेस टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसमें विटामिन के है अच्छा, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट क्या करेगा, इजिली तुरंत कर जाएगा। लेकिन अगर नहीं है विटामिन के का, अगर वहां डिफिशियंसी है तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहां पे ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो होगा वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गिव एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स का बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब जो कितना यूनिट देगा, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमको क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। तो कोई भी एग्जांपल देंगे, तो ओलिगोसैकेराइड्स में तो बहुत सारा आता है, जैसे डाइसैकेराइड्स। हम लोग सबका हम लोग नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो कॉमनली हम लोग क्या चीज देखते हैं, डाइसैकेराइड्स देखते हैं, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स हम लोग बहुत सारा देख के आए अभी। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो ये किस में हो जाए, चला जाएगा, ग्लूकोज प्लस किस में चला जाएगा, फ्रुक्टोज में चला जाएगा। तो ये भी एग्जांपल है। और अगर लिखने का मन है तो लिख सकते हैं रेफिनोज है, रेफिनोज भी ओलिगोसैकेराइड का है। रेफिनोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलता है प्लस फ्रुक्टोज भी मिलेगा प्लस गैलेक्टोज भी मिलता है। तो ये भी एग्जांपल है, सुक्रोज भी है, रेफिनोज भी है, सब ये सब एग्जांपल है किसका, ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट, what happens when D-glucose is treated with the following reagent? HI के साथ है और किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ है। हाइड्रोजन आयोडाइड वाला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा बनेगा, एन हेक्सेन बनता है, एन हेक्सेन बनेगा और दूसरा ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो हम लोग देखते हैं, ये पहला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग डी ग्लूकोज लिए हैं, हम लोग यहाँ पे डी ग्लूकोज लिए, डी ग्लूकोज में फॉस्फोरस प्लस एचआई और क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन बनेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचआई वाला। दूसरा क्वेश्चन था हम लोग के पास कि ग्लूकोज को हम लोग जब ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। तो ये ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड, तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस एल्डिहाइड को किसमें बदला है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड है। तो हम कुछ और रिएक्शन को ऐड कर दिए हैं, जैसे हम लोग कुछ और रिएक्शन ऐड किए हैं, जैसे ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर है, कॉन्क HNO3 है। यहाँ पे डी ग्लूकोज लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डी ग्लूकोज में टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। तो टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो ये एल्डिहाइड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, बाकी सेम है। और यहाँ पे क्या निकलेगा, Ag। यहाँ पे कौन सा मिरर बनता है, सिल्वर मिरर बनेगा। दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन, ये टॉलेंस रिएजेंट है, इसको बोलते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये सब हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे तो बस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और फेलिंग सॉल्यूशन है, तो इसमें दो होता है, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन A और दूसरा जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A जो होता है वो कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग सॉल्यूशन B जो होगा वो क्या होगा, टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी सेम काम करेगा, ये CHO को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। और यहाँ पे जो PPT जो बनता है वो रेड PPT बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि क्यों बनता है, तो वहां क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, Cu2O का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए वहां पे कलर जो होता है वो रेड PPT बनता है। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ है, यही वाला पूछा था। तो ब्रोमीन वाटर के साथ होगा तो यहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पे COH है, COH, और बाकी कोई चेंजेस नहीं, बाकी एज इट इज।
नेक्स्ट अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बन जाएगा, इसको भी रिड्यूस कर, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और इसको भी क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या बन जाएगा, सेकेरिक एसिड। अगर ऊपर भी कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेरिक एसिड। अगर एक जगह पे होगा देन इट विल बी ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर, क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। तो रिडक्शन हम लोग ऑलरेडी हम बता दिए कि फॉस्फोरस प्लस HI को हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, एन हेक्सेन बनेगा। फॉस्फोरस प्लस HI को हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे सोडियम Hg और वाटर डालेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। तो इसका नाम होता है, अगर ऊपर भी CH2OH है और नीचे भी CH2OH है तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्बिटॉल। इसका नाम क्या होता है, सॉर्बिटॉल, इसको हम लोग बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्लियर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन है, तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, कुछ करना नहीं है, यहाँ से हम लोग बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, लिबरेट करवा देंगे यहाँ से, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर देना है, लिबरेट करवा देना है। तो यहाँ पे H2 ले लेंगे, यहाँ पे H2 और यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगे, जो बचा उसको लिख देंगे। क्या बचा, यहाँ से H2 निकाल चुके हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकाल दिए, H2 को निकाल दिए, H2 निकाले और यहाँ से ऑक्सीजन निकालिए, क्या बचा, CH डबल बॉन्डेड और नाइट्रोजन के साथ क्या है, OH लगा हुआ है, OH लगा दिए, बाकी तो सेम है। तो इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्साइन होता है। नेक्स्ट जो है वो HCN के साथ रिएक्शन है, तो HCN के साथ रिएक्शन का बात है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H प्लस CN माइनस, ये क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड हो इस तरीके का होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये कार्बोनाइल पार्ट में क्या करेगा, इसका अटैक करेगा, अटैक करके ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, एक H प्लस आयन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, तो ये बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ये सब हम ऑर्गेनिक में बताएंगे। नेक्स्ट है एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस हम लोग HCl को निकालना है। तो HCl निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से 4 HCl निकल जाएगा और एक HCl यहाँ से निकलेगा, तो टोटल HCl जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 HCl। इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, बाकी क्या बचा, यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या है, CH3 हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। और ये जो बना ये क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। ये जो बना ये क्या है मेरा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2017 क्वेश्चन है, विटामिन सी इज द कंपाउंड कॉल्ड। तो विटामिन सी, ये सब तो डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो ये सीधे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है, स्कॉर्बिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते किसको हैं, यहां पे क्या होता है ना, जब हम लोग को दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स को हम लोग जब जोड़ना होता है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स को हम लोग जब जोड़ते हैं तो उसके बीच में जो लिंकेज होता है, एस्टर लिंकेज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड के लिए। तो यहां पे क्या है, इन ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स the two monosaccharide units are linked together by an oxide or ether linkage formed by the loss of a water molecule. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, बस छोटा सा चीज याद रखना है कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स को जोड़ने के लिए जो लिंकेज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां पे क्या होगा, या तो ऑक्साइड लिंकेज हो सकता है, या तो कौन सा लिंकेज होगा, ईथर लिंकेज होगा। और ये बनेगा कैसे, बाय द लॉस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल का जब लॉस होगा तो वहां पे क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल। तो आरएनए का क्या क्या फंक्शन है, तो हम लोग को बस यहां बोला है केवल दो लिखने के लिए, तो यहां पे लिखा हुआ है, तो फंक्शंस ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल, तो क्या क्या है, तो सबसे पहला है फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन्स। तो सबसे पहले क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, क्या चीज के लिए, ट्रांसलेशन करता है, किसका, डीएनए को किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स में।
दूसरा फंक्शंस एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या करता है, ये काम करता है। नेक्स्ट सर्व्स एज अ मैसेंजर बिटवीन द डीएनए एंड द राइबोसोम्स, तो ये मैसेंजर की तरह भी क्या करता है, एक्ट करता है, किसके बीच में, डीएनए और राइबोसोम्स के बीच में। दे आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑन लिविंग सेल्स, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी क्या करता है, कैरी करता है लिविंग सेल्स में। नेक्स्ट promotes the ribosomes to choose the right amino acid which is required in building of new proteins in the body, तो ये दूसरा चीज क्या चीज हेल्प करेगा, ये प्रोमोट्स करेगा, प्रोमोट्स द राइबोसोम, ताकि वो क्या करे, सही अमीनो एसिड्स को क्या करे, सेलेक्ट करे, which is required in building up new proteins in the body। क्लियर, तो हम लोग को बस दो लिखना था, हम लोग कोई भी जो आसान लगे उसको हम लोग एग्जाम में लिख देंगे। नेक्स्ट 2016 का है, नेक्स्ट जो है वो 2016, तो 2016 का सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला ग्लोब्यूलर प्रोटीन का अगर बात किया जाए तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, दे आर क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो क्या है, क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर है, मतलब यहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, लिबरेट करेगा। दूसरा जो है फाइब्रस प्रोटीन, दे आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसमें कोई भी ज्यादा ब्रांचिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये नॉर्मली क्या होगा, लीनियर होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का बात किया जाए तो दे आर soluble in water और aqueous solution of acid, bases और salt। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होगा वो पानी में क्या होगा, soluble होगा, घुल जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, ये soluble नहीं होगा। They are insoluble in common solvent but soluble in strong acid और basic solution, पानी में ये नहीं घुल सकता है फाइब्रस प्रोटीन। They are folded to give rise to a three-dimensional spheroidal shape, तो इसको जब ये फोल्ड होगा तो ये क्या करेगा, थ्री डायमेंशनल हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, शेप मिलेगा। और अगर फाइब्रस प्रोटीन में देखें, द लॉन्ग लीनियर प्रोटीन चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या काम करता है, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग क्या करता है, काम करता है। एग्जांपल्स का बात किया जाए तो क्या है, एल्ब्यूमिन इन एग, एंजाइम्स एंड सम हार्मोन्स, ये सब क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिब्रियोनिन इन सिल्क, कोलाजन इन टेंडन्स एंड मायोसिन इन मसल्स, ये सब क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, ये सब क्या करेगा, नहीं घुल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन और फाइब्रस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला बात किया जाए डीएनए, तो डीएनए में जो शुगर होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सी, हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आरएनए में क्या होगा, इट इज राइबोस, यहाँ पे क्या होता है, राइबोस। डीएनए के केस में जो पिरिमिडीन बेसिस होगा वो कौन सा होगा, थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा होगा, एट जीसी होता है, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और कौन सा होगा, साइटोसिन, यहाँ पे क्या होगा, एयूजीसी होता है, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके केस में क्या होगा, उसके जगह पे क्या होता है, प्रेजेंट थाइमिन प्रेजेंट होता है। डीएनए एग्जिस्ट एज डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है, और ये जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है, सिंगल स्ट्रैंड होगा बस। डीएनए क्या करेगा, डीएनए कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी कैरेक्टर को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और आरएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए का काम क्या है, ये कंट्रोल्स करता है, किसको कंट्रोल करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 2015 का क्वेश्चन है सबसे पहला, राइट डाउन द नेम ऑफ मोनोसेक्राइड्स, तो मोनोसेक्राइड्स का नाम बोल रहा है, तो मोनोसेक्राइड्स का मतलब जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, तो लिख देते हैं, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, ये सबको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफाइड, तो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो यहां पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस में क्या किया गया, कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर दिया गया।
कि कितना यूनिट वहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला कौन सा है, मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स का मतलब होता है जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड अ मोनोसेक्राइड। जिसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। मतलब सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, मोनोसेक्राइड। एग्जाम्पल जैसे हो गया मेरे पास ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सब एग्जाम्पल है किसका, मोनोसेक्राइड्स का। Monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atoms and the functional group present in them। अब ये मोनोसेक्राइड्स को क्या किया गया, फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया। किस बेसिस में क्लासिफाई किया गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके पास कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और उसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इफ अ मोनोसेक्राइड contains an aldehyde group it is known as an aldose। अगर उसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देंगे एल्डोज। अगर उसके पास क्या है, अगर कीटो ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कीटोज बोल देंगे। बस छोटा सा तो टर्म है, एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज और कीटोन होगा तो वहां पे क्या बोल देंगे, कीटोज। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम constituting the monosaccharides is also introduced in the name as is evident from the example। तो हम लोग यहां पहले एग्जांपल देखते हैं। ये है मेरे पास टेबल, तो यहां पे क्या है, कार्बन एटम एक साइड, दूसरा है जनरल टर्म क्या यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा तब नाम क्या होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप अगर वहां कीटोन होगा तब क्या नाम यूज करेंगे। तो कार्बन एटम 3 है, 4 5 6 7 है। 3 होगा तो ट्राइओज, 4 रहेगा तो टेट्रोज, 5 होगा तो पेंटोज, 6 रहेगा तो हेक्सोज, 7 रहेगा तो क्या यूज करेंगे, हेप्टोज। कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को एल्डो वर्ड को क्या कर देना, जोड़ देना है। अगर एल्डिहाइड होगा तो वहां कौन सा वर्ड जोड़ देंगे, एल्डो, और यहाँ क्या लगा देंगे, ट्राइओज। फिर क्या होगा, अगर 4 होगा तो एल्डो तो सब में लगना है, तो क्या लगेगा, टेट्रोज। 5 रहेगा तो पेंटोज, 6 रहेगा तो हेक्सोज, 7 के लिए क्या होगा, हेप्टोज। अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है तो हम लोग क्या करेंगे, कीटो वर्ड को तो सब में ऐड करना है, उसके बाद क्या लगाएंगे, ट्राइओज लगाएंगे, टेट्रोज लगाएंगे, पेंटोज लगाएंगे, हेक्सोज लगाएंगे, और क्या लगा देंगे, हेप्टोज लगा देंगे। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था मोनोसेक्राइड्स। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या होगा, लगभग 2 से 10 यूनिट देता है, किसका, मोनोसेक्राइड्स का, 2 से 10 यूनिट। तो कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसेक्राइड्स। उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, जो कितना यूनिट देगा, 2 से 10 यूनिट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। They are further classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis। तो यहाँ पे इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया किसमें, डाई में। तो डाई का मतलब जो 2 यूनिट देगा, जैसे हम अभी बताए थे, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। ट्राइसेक्राइड में कितना देगा, 4। टेट्रासेक्राइड में कितना देगा, यहाँ पे 4 देगा, यहाँ पे 3 देगा, और ट्राइसेक्राइड में 3, और इसमें कितना देगा, 4। इस तरीके से क्या होगा, चलते रहेगा। Among these, the most common are disaccharide। तो हम लोग को पढ़ना कौन सा है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड ही क्या है, मोस्ट कॉमन है। The 2 monosaccharide units obtained on hydrolysis of a disaccharide may be same or different। जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग कोई भी एक डाइसेक्राइड्स को हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो जो यूनिट मिलेगा वो सेम भी मिल सकता है और डिफरेंट भी। जैसे हम लोग अभी देखे ना, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस क्या दे रहा था, 2 मॉलिक्यूल हमको ग्लूकोज दे दिया, ये तो सेम हो गया। लेकिन अगर सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइज किए तो ये क्या दिया हमको, ग्लूकोज प्लस क्या दिया हमको, फ्रुक्टोज दिया। तो यूनिट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वेयर एज माल्टोज गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ओनली। वही हम बताएं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स, तो पॉलीसेक्राइड्स क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स को क्या करेगा, देगा जब हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट which yield a large number of monosaccharide unit on hydrolysis are called polysaccharides। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स आर, जैसे हो गया स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब क्या है, कॉमन एग्जांपल्स है किसका, पॉलीसेक्राइड्स का। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, hence they are also called non reducing sugars। ये जो पॉलीसेक्राइड्स होता है ना, ये हमको मीठा नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं।
क्लियर यहां तक? The carbohydrates may also be classified as either reducing or non-reducing sugar. तो सबसे पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन देखें उसमें हम लोग यही देखें कि उसको क्लासिफाई जो किया गया वो किस बेसिस में किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, द कार्बोहाइड्रेट में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस में क्लासिफिकेशन अब हम लोग देखेंगे। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट दोनों ही दे सकता है। अगर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट अगर दोनों मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोल देंगे। और ऑल मोनोसेक्राइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। जितना भी मोनोसेक्राइड्स है चाहे वो एल्डोज हो या फिर कीटोज हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, मतलब नहीं है, अगर वो मोनोसेक्राइड है देन इट विल बी रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? In disaccharides, if the reducing groups of monosaccharide, that is aldehydic or ketonic groups are bonded, these are non-reducing sugar, जैसे सुक्रोज। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डाइसेक्राइड्स होता है, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग ग्रुप होता है क्या, मोनोसेक्राइड्स, दैट इज या तो एल्डिहाइडिक ग्रुप या तो कौन सा ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, वो क्या होगा, बॉन्डेड होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज जो है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब अल्टीमेटली यही है, जो क्या करेगा, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर, नहीं देगा उसको बोल देंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे सुक्रोज जो है वो क्या करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट नहीं देने वाला है। ऑन द अदर हैंड शुगर्स इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, ऐसा शुगर जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फ्री होगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं। अगर फ्री नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे एग्जांपल हो गया माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये था हम लोग का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट 2014, तो 2014 में बोला गया लैक्टोज, ये ऑलरेडी बता दिए हैं, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस बता दिए थे, ग्लूकोज प्लस क्या देगा, गैलेक्टोज देगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये भी बता दिए हैं। नेक्स्ट 2013 में पूछा है इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप इज, तो बेसिक ग्रुप यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे होता क्या है, ग्रुप अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, COH होता है, और क्या होता है, NH2 होता है, ये H होगा, और ये क्या होगा, H होता है। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो इनएक्टिव है, यहाँ पे जो बेसिक जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, NH2 होता है। तो जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अगर एसिडिक बोलता है तो COH मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस अभी जस्ट बताए थे कि क्या देता है, ग्लूकोज भी देता है, फ्रुक्टोज भी देता है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ डाइसेक्राइड एंड अ पॉलीसेक्राइड, तो अभी जस्ट तो देख ही चुके हैं। डाइसेक्राइड में तो हम बता ही दिए हैं, यहाँ पे जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, और पॉलीसेक्राइड्स में कौन सा आ गया, स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब है एग्जांपल, ये सब एग्जांपल। तो ये सब बेसिकली अल्टीमेटली याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था हम लोग का बायोमोलिक्यूल्स का 2022 टू 2030 तक का। क्लियर? तो बाकी हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आई थिंक केमिस्ट्री एंड लाइफ का देखेंगे, या फिर हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। क्लियर? ठीक है, थैंक यू।